नमस्कार दोस्तों। झारखंड का एक जिला पड़ता है लोहरदगा। लोहरदगा से ठीक कुछ ही दूरी पर एक गांव लगता है। उस गांव की रहने वाली बसंती देवी, जिनकी उम्र यही कोई 55-56 साल के अप्रॉक्स थी। काफी समय पहले इनके पति की मृत्यु हो चुकी थी कुछ गंभीर बीमारियों के चलते। अब घर पे कौन था? एक बेटा और उस बेटे की एक पत्नी। अब बसंती देवी बहुत उदास रहती थी। सारा दिन पति के वियोग में खोई रहती थी। कहीं जाती खेत में, वहां पे बैठ के अकेले रोया करती थी। घर पे भी खाने पीने में मन नहीं लगता। इनका जो बेटा था वो कभी भी जब दुकान से आता था तो यही कहता था, माँ आखिर किस बात की चिंता तुम्हें है? तुम्हें किस बात की चिंता है? मैं हूँ, पिताजी नहीं भी हैं तो मैं तुमको संभाल रहा हूँ। तुम्हें किसी चीज की दुख हो, खाने पीने की कष्ट हो तो तुम मुझे बता सकती हो, या मेरी पत्नी ने तुम्हें कुछ कहा हो तो मुझे आप बता सकती हो। बसंती देवी कहती है, नहीं बेटा, मुझे किसी बात की दुख नहीं है। मुझे सिर्फ दो चीज की दुख है कि एक तो भगवान ने मुझसे मेरा पति छीन लिया, और दूसरी बात यह कि अभी तक तुझे कोई संतान नहीं हुआ। शादी को कितने दिन हो गए? तो सोच कर देख कितना दिन हो गया। फिर तुरंत बसंती देवी का बेटा कहता, माँ तू क्यों परेशान है? सब ऊपर वाले के हाथ में होता है ना, सब इंसान के हाथ में नहीं होता है माँ। ये सारी बातें करके अपने माँ को समझा बुझाकर फिर कमरे में चला जाता है। अपने पत्नी के साथ बैठकर खाना वगैरह खाता है, सोता है। फिर सुबह उठता है, उस चाय की दुकान होती है उसकी, फिर चाय की दुकान को चलाने के लिए वो निकल जाता है। इसी तरीके से जीवन इनका चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन बसंती देवी हमेशा सिर्फ इसी चीज को लेकर उदास रहती थी कि भगवान ने इनसे इनका पति तो छीन लिया, बुढ़ापे का सहारा, बेटा तो है लेकिन उस बेटे का कोई संतान नहीं है। इस बात को लेकर हमेशा बहुत दुखी रहती थी। लेकिन इनके दुख को कहीं ना कहीं ईश्वर ने सुन ही लिया। कुछ दिनों और बीते, उसके बाद बसंती देवी के कानों में एक गूंज आती है बहू की जुबान से कि माँ जी, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है। लगता है ऊपर वाले ने भी मेरे गोद को भरने का सोच लिया है। अब ये चीज जब बसंती देवी सुनती है तो इनके अंदर इतनी खुशी हो जाती है कि एक बार पति के जाने का जो गम था इनको, वो गम कहीं ना कहीं दिल से अब निकलने ही वाला था इनको। चारों तरफ बैठकर आराम से खुशी खुशी गाना गाती बैठी रहती, चार लोगों से अच्छे से बात करती। अपने बेटे से भी कहती, बेटा बहू को लाकर समय से कुछ अच्छी चीजें खिलाओ पिलाओ, और बहू को भी बहुत मानती। धीरे धीरे करके इसी तरीके से महीने गुजरे। उसके बाद इनके घर में किलकारियां गूंज गई। एक बेटी ने जन्म लिया, यानी कि एक पुत्री आती है। अब बसंती देवी को इस बात का दुख नहीं था कि उनको भगवान ने एक लड़की दिया है, या उनको जो वंश दिया है आगे की लड़की दिया नहीं। इस बात का बिल्कुल उन्हें दुख नहीं था। बहुत खुश थी कि चलो कम से कम मेरी बहू का गोद तो भरा। अब इस बात को लेकर मिठाइयाँ, कथा वार्ता, गांव के लोगों को भोजन कराना, ये सारी चीजें प्रबंध करती है। धीरे धीरे करके जो लड़की इस घर में जन्म ली थी, उसकी उम्र 3-4 महीने भी हो चुकी थी ये सारे काम धाम के प्रोसीजर में। फिर गांव में अचानक से यह खबर फैलने लगता है कि गांव में कुछ महिलाएं आती हैं चोरी करने के लिए। रात में भी घुस जाती हैं, दिन में भी घुस जाती हैं, और उनके चोरी का सिलसिला बहुत बेकार होता है। सिर्फ घर को ही नहीं लूटती हैं, वो महिलाओं का गैंग है। 4-5 होती हैं, रोती हैं, खाना खाने को मांगती हैं, भीख मांगती हैं, उसके बाद घर में घुस जाती हैं, घर के जेवरात पैसे भी लूट कर लेके जाती हैं। घर में जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे 1-1.5 साल के होते हैं, उनको नशीली चीजें सुबह करके उसको अपने किसी चीज में रख करके उसके बाद निकल जाती हैं। अब ये चीज बसंती देवी को बहुत खाई जा रही थी, कहीं उनके साथ ऐसा ना हो जाए। और सच में जो वो डर रही थी वो उनके साथ हुआ भी। वो आगे आप जानो कैसे। गांव में लगातार 3-4 महीने तक इस सारी चीजों की बात तो चल ही रही थी, लेकिन इन 4-3 महीनों के बीच में कोई घटना घटित ही नहीं होती है। ना तो गांव में कोई महिला ऐसी आती है कि आके चोरी करे या भीख मांगने आए, और ना तो गांव में चाहे रात हो चाहे दिन हो कोई चोरी की घटना किसी को सुनने में आती है। तो धीरे धीरे करके गांव वाले एकदम संतुष्ट हो गए कि भाई ये सब बकवास है, फर्जी की बातें हैं, ये चोरी फोरी कहाँ महिलाएं करेंगी। उसके बाद बसंती देवी एक दिन किसी कारणवश गांव की महिलाओं के साथ टाली से कोई स्नान करने तीर्थ धाम पे जाती है। अक्सर गांव में जो बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं या कुछ लोग होते हैं, टीम बनाते हैं 20-25-30 महिलाओं की। उसके बाद बस से या ट्रैक्टर टाली से बैठकर उस तीर्थ यात्रा पे दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए जाते हैं। अब बसंती देवी वही चीज करने गांव की महिलाओं के साथ निकल गई और बहू को कुछ भी नहीं बताई। अब तकरीबन दोपहर के 2-2:30 बज रहे थे। 2-3 महिलाएं आती हैं,
जो कि बुढ़ी बुढ़ी थी, किसी का उम्र 55 साल, किसी की उम्र 45 साल, यही कोई थी। ये बसंती देवी की बहू ने बाद में पुलिस को बताया था। उसके बाद जब वो आती हैं तो पहले तो कुछ गाना गीत गाती हैं, सोहर वगैरह गाती हैं कि तुम्हारे घर के अंदर बेटी पैदा हुई है, बहुत खुशी की बात है, तरह तरह की चीजें, और मुझे कुछ भूख लगा है बेटा, मुझे कुछ खिला दो पिला दो, यही सारी चीजें करती है। और काफी देर तक बैठी थी। गांव में भी आधे से ज्यादा महिलाएं जो वृद्ध अवस्था की थी वो घर से गांव छोड़कर तो स्नान करने के लिए गई थी। उनसे टीका टिप्पणी कौन करता? जो गांव की बहुएं थी वो तो घर से निकल के आके टीका टिप्पणी तो करती नहीं। इसलिए अब वो महिलाएं चुपचाप बैठकर पहले तो भोजन करती हैं। भोजन करने के बाद आराम से बैठी रहती हैं और कुछ भिक्षा के रूप में भीख मांगने की बात करती है बसंती देवी की बहू से। बसंती देवी की बहू जैसे घर में कुछ भिक्षा या भीख देने की कोशिश के लिए आगे किचन में जाती है, तब तक पीछे से दो महिलाएं घर के अंदर घुसती हैं और बसंती देवी की बहू को बेहोश कर देती हैं कोई चीज सुखा करके। जब वो उसे बेहोश कर देती है वो किचन में ही गिर जाती है। उसके बाद जो बसंती देवी की बहू की बेटी थी नन्ही मुन्नी, उसको भी कुछ लगा करके उसके बाद उसको ला करके अपने पास रख लेती है छुपा करके। उसके बाद दो महिलाएं बाकी की घर में घुसती हैं और जो भी छोटे मोटे गहने जेवरात या 1000-2000 नकदी रखे होते उनको लेकर के वहां से रफू चक्कर हो जाती है। करीब 1.5 से 2 घंटे के बाद जब बसंती देवी की बहू की आंखें खुलती है तो वो सिर्फ चिल्लाती है, रोती है, बिलखती है। ये सारी चीजें चीखे चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद गांव के काफी मर्द, काफी लड़के, काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर मामला क्या है, हुआ क्या, क्यों ये बहू रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। जब लोगों से वो बताती है कि कुछ महिलाएं आई थी, बता रही थी उनको भूख बहुत लगा था, मैंने उनको भोजन भी खिलाया, फिर उनको भिक्षा देने के लिए मैं जैसे ही अपने किचन की तरफ बढ़ी वो पीछे से आती है, मुझे कुछ सुखाकर बेहोश कर देती हैं और मेरी जो नन्ही मुन्नी बच्ची थी 3-4-5 महीने की उसको भी उठा करके लेके चली जाती है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ रोना आ रहा है, जल्दी से मेरे माँ जी को बुलाओ, मेरे पति को बुलाओ। धीरे धीरे करके ये खबर मात्र 10 मिनट ही नहीं लगे पूरे इलाके में इस तरीके से गूंजने लगा कि मानो कहीं कोई बड़ा हादसा हो चुका हो। उसके बाद बसंती देवी का जो बेटा चाय की दुकान चलाता था वो चाय की दुकान से दौड़ा भागा अपने घर की तरफ आता है और आने के बाद जब देखता है उसकी नन्ही मुन्नी बच्ची तो घर पे है नहीं और उसकी पत्नी का अलग से रो रो कर बुरा हाल है, वो तुरंत खुद भी रोने लगा। गांव के लोगों ने इन सारी चीजों को जब देखा, कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दे दिया। पुलिस की टीम तुरंत पहुंचती है। उसके बाद बसंती देवी की बहू से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद कहानी में जो आपने अभी तक सुना वो सारी चीजें बसंती देवी की बहू ने पुलिस के सामने बताया। अच्छे से पुलिस वालों ने बसंती देवी की बहू का बयान दर्ज किया। बयान दर्ज करने के बाद खोजबीन का आश्वासन देकर पुलिस वाले वहां से चले गए। धीरे धीरे करके रात होने को आता है, तकरीबन रात में 9:30-10 बज रहे थे। उसके बाद बसंती देवी भी उस जगह से स्नान करके टाली ट्रैक्टर से जो गई थी महिलाएं, वो सारी लोग जब पहुंचती हैं तो लोगों का आंसू थम ही नहीं रहा था। बसंती देवी तो सीना पीट पीट कर इस तरीके से रो रही थी कि मानो उनका पूरा दुनिया ही उजड़ गया हो। अब ये सारी चीज गांव के लोग देख रहे थे, बहुत परेशान थे। उसके बाद धीरे धीरे करके 4-6 दिन गुजर गया। पुलिस अभी तक बिल्कुल खोज ही नहीं पाई थी उस महिलाओं को। फिर एक दिन ऐसा होता है, बसंती देवी रात दिन इस बात को भनक रही थी। एक दिन बसंती देवी इसी तरीके से सिवान में इधर उधर घूम रही थी, मानो एक प्रकार से पागल बन चुकी थी कि अगर वो महिलाएं इस तरीके का कांड करती हैं तो मेरे गांव में नहीं कहीं दूसरे गांव में करेंगी, लेकिन वो करेंगी जरूर। उसके बाद धीरे धीरे करके अब हफ्ते गुजर गए। एक हफ्ते के बाद 2 महिलाओं को एक बाग में देखती है। बाग में देखने के बाद बसंती देवी दौड़ी भागी गांव की तरफ आती हैं और कुछ महिलाओं को बता देती हैं। अब उन महिलाओं को जब बताती हैं, गांव की काफी महिलाएं जाती हैं और बाग में उन 2 महिलाओं को पकड़कर घसीटते हुए लेकर के गांव में आती हैं। गांव में लाने के बाद बसंती देवी अपने बहू के पास उस महिला को लेकर जाती है कि पहचान कर बताओ क्या उस दिन ये महिलाएं भी थी। उसकी बहू तुरंत कहती है इनमें से एक थी ये वाली, एक को मैं नहीं पहचानती। ये बात सुनने के बाद बसंती देवी जैसे इसके कान में ये बात जाता है कि उसकी बहू एक महिला को पहचानती है, तुरंत उस महिला को इतना मारने पीटने लगती है। गांव की महिलाएं इतना मारने पीटने लगती है, कपड़े फाड़ देती हैं। उसके बाद उसको कपड़े फाड़ने के बाद गांव में दौड़ा दौड़ा कर वो लोग मारते पीटते हैं। ये सारी चीजें चल ही रही थी कि फिर किसी तरीके से पुलिस को सूचना मिलती है और पुलिस उस गांव में पहुंचती है। पहुंचने के बाद पहले उस महिला को
जीप में बैठाया जाता है। जीप में बैठाने के बाद उस महिला को थाने ले जाया जाता है। थाने पे ले जाकर के उस महिला से पूछताछ किया जाता है कि उस दिन सच में बताओ हुआ क्या था। उसके बाद पुलिस से उस महिला ने पूरी बातों को बताया, किसी तरीके से साफ हुआ था, हम लोगों की गलती नहीं है, हम लोगों को पैसा मिलता है इस काम को करने के लिए, ऐसी ऐसी बात है, मुझे नहीं पता उस बच्ची को लेकर कहाँ गए। मानो एक फिल्मी चीज, आप कोई मूवी देख रहे हो, एक कहानी ऐसी भी होती है मेरे दोस्त। उसके बाद पुलिस तुरंत अपने पूरे नेटवर्क को लगा देती है उस पूरे मामले को टटोलने के लिए, छानने के लिए। और इत्तेफाक की बात देखो, बसंती देवी का मेहनत और दुआ जो भी को रंग लाया। वो छोटी बच्ची को पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर एक ऐसी जगह से बरामद किया, एक ऐसी जगह से खोज किया कि आप सोच भी नहीं सकते। पुलिस ने कई सारे छोटे छोटे बच्चों को, 1.5 साल के बच्चों को, 1 साल के बच्चे को, 6 महीने की बच्चियों को इस तरीके से वहां से पुलिस ने निकाला। निकालने के बाद फिर एक एक को सूचना देकर पता किया गया। जिसने जिसने भी अपने बच्चे को, छोटे बच्चों को पहचान लिया, उसको उसके बच्चों को हवाले कर दिया। बाकी की टीम में जितनी महिलाएं शामिल थी, 4, 6, 8, 10 महिलाएं और भी जो इसमें पुरुष भी शामिल थे, उन सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया। न्यायालय भेजने के बाद न्यायालय ने उनको पूरे जीवन के लिए जेल भेज दिया, ऐसे कांड करने के लिए। दोस्तों, ये कहानी मैं समझ सकता हूं कि आप सुनने के बाद ये कह सकते हो कि बनावटी है, कुछ लोग कह सकते हैं कहां से लाए, कुछ लोग और भी तरह की बातें कर सकते हैं, कुछ लोग ये कहेंगे तो मानो जैसे कोई मूवी देख रहे थे। बल्कि ये कहानी एक सच्ची कहानी है, काफी पुरानी, आज की कहानी नहीं, तकरीबन 3-4 साल पहले की कहानी है। मैंने भी इस कहानी को किसी के माध्यम से सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जागरूकता के माध्यम से ये कहानी मुझे आप तक साझा करनी चाहिए, ताकि आप भी जागरूक हो जाओ कि हम जिस तरीके से समाज को सोच रहे हैं और समझ रहे हैं उस तरीके से सच में समाज है नहीं मेरे दोस्त। इसलिए हमको जागरूक होने की बहुत जरूरत है। तो जागरूकता अपने अंदर लाओ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करो, ताकि लोगों की भी आंखें खुले, अंदर जागरूकता बढ़े। मिलूंगा फिर कोई ऐसी कहानी को लेकर, बड़ी दिलचस्प, अच्छी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सच्ची कहानी। तब तक के लिए जय हिंद।